रैंडम फॉरेस्ट, उसके बाद उसके हाइपर पैरामीटर्स डिस्कस किए थे। और जहाँ तक मुझे याद आता है कि शायद हमने हाइपर पैरामीटर्स के साथ साथ आउटलायर्स को भी डिस्कस, आउटलायर बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग को डिस्कस किया था। तो आज हम क्रॉस वैलिडेशन और इसके साथ एक टॉपिक और एसोसिएट करेंगे क्रॉस वैलिडेशन के साथ, जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग का होगा। और अनसुपरवाइज लर्निंग जो है उसके साथ हम पढ़ रहे होंगे। तो पहले तो हम क्रॉस वैलिडेशन की इंपॉर्टेंस देख लेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है। एक स्टूडेंट बता दे कि उनको आवाज़ आ रही है आप लोगों के लिए, ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ। ऐसा आवाज़ ही ना हो रही हो तो आप बैठे हुए सर, कोई एक स्टूडेंट चैट पे लिख दो क्या आवाज़ आ रही है। यस सर, ठीक है सर आ रही है आवाज़। सही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हमने अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था या नहीं, याद नहीं है मुझे। अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग याद है आपको? नहीं याद है किसी को भी? अच्छा नहीं हो, यस किया था, ठीक है। अच्छा देखो, हमने आज क्रॉस वैलिडेशन की मेथड्स को डिस्कस करना है, इसकी एग्जांपल सॉल्व करनी है, इसके कोड हमें लिखना है। उसके बाद फिर अनसुपरवाइज लर्निंग का एक मेथड है, वो पढ़ेंगे हम, के मीन मेथड। और फिर एसवीएम है, और एसवीएम के बाद पीसी है। तो हमारा कोर्स इस तरह से पढ़ने को तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस 3-4 चीज़ों से हमारा कोर्स ऑलमोस्ट में पड़ जाएगा जितना हमें पढ़ना था इस सेमेस्टर में। अच्छा जनाब, क्रॉस वैलिडेशन है क्या? देखिए हमारे जो मॉडल सिलेक्शन मेथड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मॉडल को इस तरह सेलेक्ट करें, इस मॉडल को, मॉडल से मुराद है डेटा की मॉडलिंग जो हम कर रहे होते हैं। जैसे ये अगर आपके पास फुल ट्रेनिंग डेटा है ये, और ये अगर आपके पास ट्रेनिंग डेटा एग्जिस्ट करता है, तो अभी तक हमने जो मॉडलिंग की है इसकी वो ये की है कि इसमें से रैंडमली एक 30 या 20% डेटा फॉर टेस्टिंग के लिए हम अलग कर लेते हैं, जिसको हम वैलिडेशन डेटा भी कहते हैं। और बाकी रिमेनिंग जो है वो ट्रेनिंग के लिए हम रख लेते हैं। यानी जो डेटा अवेलेबल होता है उसमें से हम टेस्टिंग डेटा को सेपरेट कर देते हैं। अगर ये 30% है तो इस डेटा के ऊपर ये अनसीन डेटा होता है। जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ये डेटा अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ हम टेस्टिंग ट्रेनिंग डेटा जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी मॉडलिंग के लिए। ये जो मेथड है, ये जो मेथडोलॉजी हमने यूज़ की है, इसमें बेसिकली आप क्योंकि रैंडम पिक करते हैं तो रैंडम पिक करने के बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। यानी जो डेटा ट्रेनिंग के पास चला गया, इस वाले पार्ट में आ गया, ये अब कभी भी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। टेस्टिंग के लिए आपने एक स्पेसिफिक डेटा चूज़ कर लिया, तो इससे हो ये सकता है कि जो डेटा आपने टेस्टिंग के लिए चूज़ किया हो वो कोई बायस डेटा सेलेक्ट हो गया हो, उसमें कोई ट्रेनिंग की, इसमें क्योंकि इसके अंदर भी जो डेटा होता है 30% डेटा जो आपके पास है, इसमें भी यस और नो के पार्ट मौजूद होते हैं। तो हो सकता है कि यस के पार्ट ज़्यादा आ जाए, नो के पार्ट कम आ जाए। डेटा जो है वो यस के लिए अच्छा ट्रेन हुआ हो तो यस वाले अच्छे तरीके से ट्रेन होकर अच्छी एक्यूरेसी दे दें। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि 1% चांसेस है कि इस तरह की बायसनेस एग्जिस्ट करती हो। तो और फिर हम ये चाहते हैं कि जो टेस्ट डेटा है वो किसी एक पोर्शन से ना सेलेक्ट हो, बल्कि पूरे डेटा में से हर जगह टेस्ट डेटा जो है वो हर डेटा को टेस्ट डेटा कहा जाए। तो ये जो मेथड है ये एक तरीका है मॉडल सिलेक्शन का। तो मॉडल को सेलेक्ट करने के कई तरीके हैं। जिन जिन तरीकों से मॉडल को सेलेक्ट किया जाता है उन तरीकों का जो हेड है उसको हम क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं। क्रॉस वैलिडेशन के अंदर नॉर्मली 4 डिफरेंट मेथड्स मेजरली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उन 4 मेजर मेथड्स में बेसिकली मॉडल की सिलेक्शन का ही टेक्निक बताई जाएगी, और ये बताया जाएगा कि किस तरह से मॉडल सेलेक्ट किया जाता है। जब आपको ये बातें थ्योरेटिकली समझ आ जाएंगे तो फिर इसका कोड जो है लिखा जाएगा कि किस तरह से हम मॉडल को डिफरेंट अंदाज में सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, और मॉडल को जो है वो बायसनेस से बचाने के लिए। क्योंकि देखिए जो मॉडल हम बना रहे हैं अगर वो बायस होगा और बायस होने की वजह से एक्यूरेसी इसकी हाई होगी, तो फिर ये हमारे लिए बड़ा ही जिसे कहते हैं ना डेंजरस हो जाएगा जब आप उसको रियल एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। क्योंकि आप तो जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं वो तो रियल एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे कि हमारी एक्यूरेसी 99% आ गई। वो 99% किसी बायसनेस की वजह से आई है, तो फिर आपका मॉडल किसी रियल एक्सपेरिमेंट में जब जाएगा
तो हो सकता है कि वहाँ फेल हो जाए। तो इससे पहले कि वहाँ फेल हो, आप यहाँ पे हर तरह की उसकी जो है वो तसल्ली करेंगे कि मॉडल हमारा ठीक बना हो। तो कहते हैं मशीन लर्निंग इज टू नॉट यूज द एंटायर डेटा सेट व्हेन द ट्रेनिंग आर लर्नर, यानी हम पूरा डेटा सेट तो नहीं इस्तेमाल करते जब हम लर्नर को ट्रेनिंग करा, यानी ट्रेनिंग डेटा को लर्न करा रहे होते हैं। सम ऑफ द डेटा इज रिमूव फ्रॉम ट्रेनिंग बिगिंस, शुरू में ही कुछ डेटा हम उसका अलहदा कर लेते हैं, ये बात हमें मालूम है, वो सारी बातें स्लाइड्स पे लिखी है इसलिए मैं उसको रीड नहीं कर रहा। और जो डेटा हम सेपरेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली अनसीन डेटा। और जो अनसीन डेटा होता है, दैट डेटा नेवर यूज फॉर द ट्रेनिंग मॉडल, वो डेटा ट्रेनिंग मॉडल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। अब वो डेटा जो हम सेलेक्ट करते हैं उसको अपने ट्रेनिंग पार्ट से अलहदा करते हैं, उसके अलहदा करने के कई मेथड्स हैं। तो कहता है मेथड्स ऑफ द एस्टिमेटिंग एक्सपेक्टेड द प्रेडिक्ट एरर हेल्प्स, यानी क्रॉस वैलिडेशन के फायदे बता रहा है। हेल्प्स सेलेक्टिंग द बेस्ट फिट मॉडल एंड हेल्प्स इंश्योर मॉडल इज नॉट ओवरफिट। ओवरफिट का इशू ज़्यादा होता है तो वो क्रॉस वैलिडेशन एक मेथड है, यानी एक तरीके का है जो कि ओवरफिटिंग को भी कम करता है। बेस्ट फिट, ज़्यादा ओवरफिटिंग कम होगा तो बेस्ट फिट मॉडल भी बनेगा जो जनरलाइज होगा, अनसीन डेटा के लिए भी बेहतर होगा। तो इस तरह से क्रॉस वैलिडेशन की कई अफादियत है। उसके अलावा जो किसी भी डेटा के अंदर यस और नो के जो पैरामीटर्स होते हैं टेस्ट डेटा के अंदर, जो टारगेट क्लास होती है उसका बैलेंस भी रहेगा अगर क्रॉस वैलिडेशन लगाएंगे तो। अब क्रॉस वैलिडेशन एक हेड है, इसके अंडर अम्ब्रेला 4 डिफरेंट मेथड्स आते हैं। वो 4 डिफरेंट मेथड्स जो बेसिक्स हैं वो हैं, यानी इसके ऑफशूट्स हो सकते हैं कुछ, यानी के फोल्ड के 2-3 मेथड अपने हैं। के फोल्ड है, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड है, शफल्ड के फोल्ड है, लेकिन है सब के फोल्ड के अंदर ही, तो के फोल्ड को इसलिए एक ही रखा गया। तो नंबर 1 है होल्ड आउट मेथड, के फोल्ड सी क्रॉस वैलिडेशन, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, लीव वन आउट में लीव पी आउट भी है, और इस तरह बूट स्ट्रैप मेथड। तो ये मेथड्स जो हैं कुछ एग्जिस्ट करते हैं जिससे आप क्रॉस वैलिडेशन जो है वो कर रहे होते हैं। तो यानी डेटा की सिलेक्शन, बाकी मॉडलिंग में कोई चेंज नहीं है, बाकी चीज़ें सेम है, लेकिन डेटा की सिलेक्शन के मेथड को हम क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं, और उसके ये 4 बेसिक मेथड्स हैं। पहला मेथड जो होल्ड आउट मेथड है, दिस मेथड इज सेम, यानी ये जो हम अब तक करते रहे ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड, उसको होल्ड आउट मेथड कहते हैं। यानी जब अब तक जितना कुछ हम पढ़ते रहे वो होल्ड आउट मेथड के थ्रू ही करते रहे, कि जब आप टेस्ट के लिए 30% डेटा आउट कर देते हैं तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड होल्ड आउट मेथड। तो इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि उसका कोड भी आपको आता है। द होल्ड आउट क्रॉस वैलिडेशन मेथड इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। In this method, you randomly assign data point to two sets. Randomly आप करते हैं 2 सेट्स के अंदर। The size of the sets does not matter, और उसका साइज जो है कोई मैटर नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पर डेटा सेट है, आपने एक पोर्शन येलो वाला जो है वो अलग कर लिया और ग्रीन और ब्लू जो है अलग कर लिया। ब्लू जो है वो ट्रेनिंग के लिए निकाल लिया और येलो वाला ये दिखाया एक जगह जाता है, लेकिन ये रैंडमली पिक किया जाता है। और उसके बाद जब टेस्ट डेटा अलग हो जाए इसमें से हो गया, तो फिर ब्लू वाला डेटा जो है वो एज अ ट्रेनिंग डेटा आप इसकी जो है वो ट्रेनिंग सैंपल्स की जो है मॉडलिंग करते हैं और टेस्टिंग के थ्रू उसकी प्रेडिक्शन करा लेते हैं। तो ये तरीक़ेकार जो है जो आप अडॉप्ट करते हैं इसको कहते हैं होल्ड ऑन मेथड। तो इसमें तो हम अब तक तो यही करते रहे। इसके अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें बायसनेस बहुत एग्जिस्ट करती है, कि ये जो डेटा सेट इसमें आया है ये अब बाकी जो रिमेनिंग डेटा है ये कभी भी टेस्ट डेटा नहीं बन सकता। सिर्फ एक ही स्पेसिफिक जो आपने पिक कर लिया, यानी जो सिस्टम ने पिक करके हमें दे दिया वही टेस्ट डेटा बना। अब इसमें यस वाले एलिमेंट भी हैं, नो वाले एलिमेंट भी हैं। अब आपको क्या पता है कि रैंडमली पिक हुआ कितने यस वाले हैं कितने नो वाले हैं, हो सकता है नो वाले की तादाद इसके अंदर कम आ जाए। जब कम आएगी और हो सकता है कि मॉडल यस वाले के लिए अच्छा बना हुआ हो, तो अगर ज़्यादा यस वाले होंगे और मॉडल भी यस वालों के लिए अच्छा बना है, तो फिर ये होगा कि यहाँ पर ये जब हिट होंगे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि नो वाले अगर गलत भी हो रहे हैं तो थोड़े ही हैं। और जब आप इसको जाके इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे नो वाले ज़्यादा हों, तो फिर आपकी एक्यूरेसी एकदम से डाउन हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे कि हम तो जब इस मॉडल को लेके गए थे तो वो तो बहुत अच्छा एक्यूरेसी दे रहा था, तो उस वक्त हमने देखा ही नहीं था कि वो यस वाले के लिए अच्छा दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम रिकॉल और प्रिसिशन देख लो तो हमें ये बातें भी समझ आ जाती हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिसिशन और रिकॉल देखना, जिससे पता चल जाता है कि इसके अंदर बायसनेस एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो दिस इज कॉल्ड होल्ड आउट मेथड। अगला मेथड जो है वो बहुत पॉपुलर और यही इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है अगर आप खुद इस्तेमाल करें, जिसको कहते हैं के फोल्ड मेथड। के फोल्ड, के इज अ न्यूमेरिक नंबर
इंटीजर नंबर 1 2 3 4 जो भी कर लें, अगर k की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब है कि आप होल्ड आउट मेथड के अंदर चले गए, और k की वैल्यू 2 3 4 का मतलब है कि स्पेसिफिक सेट ऑफ पार्टीशन ऑफ डेटा आप बना रहे हैं। यानी मतलब यह है कि आप जो है वो अगर किसी लम्हे k की वैल्यू 5 कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डेटा के 5 हिस्से इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं। एक आध डेटा और की वजह से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इक्वल पार्ट्स 5 बना रहे हैं। 5 इक्वल पार्ट्स आपने बना लिए, एक रैंडमली इंडेक्सिंग कर दी इसके, ये सारे रैंडम होते हैं, ऐसा नहीं कि इक्वल चॉपिंग कर दी, ये सब रैंडम पिक होते हैं। तो रैंडमली पिक करके आपने उसको 5 फोल्ड डिजाइन कर लिया, तो k फोल्ड यानी 5 फोल्ड। इस वक्त आप 4 फोल्ड कर लें, 3 फोल्ड कर लें, आप जैसा कहेंगे वैसा फोल्ड जो है यहाँ पे इसका एग्जिस्ट करेगा। तो अब जब ये फोल्ड बन जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एक फोल्ड को एक लम्हे में, अब इसका मतलब है इसकी एक्सपेरिमेंट 5 एक्सपेरिमेंट होंगे इसके। 5 एक्सपेरिमेंट कौन से होंगे कि पहले वो एक इस वाले एक पार्ट को, अभी मैं अगर बात करूं तो इस पहले वाले पार्ट को ये एज अ ट्रेनिंग लेगा और टेस्टिंग लेगा, और बाकी सबको जो रिमेनिंग ये वाले सारे के सारे हैं इनको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेगा। तो इसका मतलब अब यकीनन इसमें ओवरलैपिंग तो है नहीं, जो डेटा यहाँ पे पिक हुआ है वो डेटा यहाँ पिक नहीं हुआ, यहाँ पिक नहीं हुआ, यहाँ पिक नहीं हुआ, रैंडम है, लेकिन कोई डेटा रिपीटिशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब है अगर ये वाला पोर्शन पहली लम्हे के लिए टेस्टिंग है तो ये सारा का सारा रिमेनिंग 4 जो है वो ट्रेनिंग डेटा है, और इस टेस्टिंग और इस ट्रेनिंग के बेसिस पे आप जो है वो इसको इसकी एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हैं। एक एक्यूरेसी इस सूरत में आएगी जब पहला पोर्शन जो है वो टेस्टिंग का है। तो आप कहते हैं मिसाल के तौर पे ACC1 आपके पास आ गया, उसके बाद इस वाले पार्ट को आप टेस्टिंग डेटा कहेंगे, वैलिडेशन या टेस्टिंग जो भी आप कह लें, और ये वाला डेटा जो है ट्रेनिंग में शामिल हो जाएगा। तो जब इसको टेस्टिंग कहेंगे तो यकीनन ये अनसीन हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये पार्ट जो है वो टेस्टिंग ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और फिर इस पर ट्रेनिंग और इस पर टेस्टिंग करके दोबारा एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे, जो एक्यूरेसी नंबर 2 आएगी, जो सही डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे तो ऑलमोस्ट नियरेस्ट होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी बिगड़ी हुई है तो फिर हो सकता है कि इसकी एक्यूरेसी में काफ़ी फर्क आए, वरना ऑलमोस्ट 1-2% के साथ से ज़्यादा फर्क नहीं होता। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से आपके पास जो है वो 4 डिफरेंट जो है वो एक्यूरेसी आ जाएगी। उसके बाद अगला इसके लिए 5 डिफरेंट एक्यूरेसी जो है वो आप निकाल लेंगे, एक्यूरेसी नंबर 3, एक्यूरेसी नंबर 4, एक्यूरेसी नंबर 5। ये 5 जो एक्यूरेसी निकलेगी इसका मीन निकाला जाता है। बेसिकली इसका मीन निकाल के ये पता चल जाता है कि इसकी एक्चुअल एक्यूरेसी जो है वो क्या एग्जिस्ट करती है। तो यकीनन अकेला अलग अलग को तो हम नहीं कंसिडर करते, तो इसलिए इसका मीन निकाल के आप इसकी एक्यूरेसी को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या। नॉर्मली जब आप इस तरह से करते हैं तो ओवर फिटिंग का जो मसला है वो आप सॉर्ट आउट कर चुके होते हैं इसके अंदर, कि ओवर फिट नहीं होगा मॉडल। ओवर फिट का मतलब क्या है कि जब आपका ट्रेनिंग की एक्यूरेसी साथ साथ बढ़ती रहे और उसी के साथ साथ टेस्टिंग की एक्यूरेसी गिरती रहे, तो ये जो ऑप्शन है ये ओवर फिटिंग का एक इंडिकेशन है। तो ये चीज़ जो है वो मेंटेन हो जाती है और दोनों की एक्यूरेसी एक स्टिल जगह पे ऊपर कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह से आप ओवर फिटिंग से जो है वो सेव हो जाते हैं अगर क्रॉस वैलिडेशन के फोर्ड मेथड है। इसके अंदर कुछ और इश्यूज हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी तो मैं सिंपल के फोल्ड कह रहा हूँ। के फोल्ड स्ट्रेटिफाइड का एक मेथड है जो आपको इससे थोड़ा बेहतर अंदाज में अप्लाई करने के मतलब करने की अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सिंपल के फोल्ड की जगह के फोल्ड स्ट्रेटिफाइड लगाएं। तो क्रॉस वैलिडेशन में 2 मेथड हमने पढ़ लिए क्रॉस वैलिडेशन के। एक मेथड होल्ड आउट मेथड जो हम करते ही आ रहे हैं, और एक मेथड है के फोल्ड मेथड। और अब जो तीसरा मेथड है वो लीव वन आउट सीवी है। ये नॉर्मली बायोमेट्रिक्स की जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे फेस है या पाम है या और इस तरह दूसरे किस्म के ट्रेड्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल होता है लीव वन आउट, यानी हर आदमी को, इंडिविजुअल आदमी को बाकी रिमेनिंग आदमियों से टेस्ट करना। नॉर्मली इस तरीके से हम कर रहे होते हैं अपने ह्यूमन बायो। तो इसमें इसमें और के फोल्ड में कोई फर्क नहीं है। इसमें और के फोल्ड में इसलिए फर्क नहीं है कि जब आप के फोल्ड का के वन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप सिंगल एक डेटा, सिर्फ एक डेटा टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारा रिमेनिंग जो है वो ट्रेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है कि लीव वन आउट CSV यानी LOOCV। तो लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन इज अ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है, taking its logical extreme with k equal to n, the number of the data points in the sets, the means that k n separate times the function approximately is a train
on all the data expected on the point is a predicted is made to the point. यानी आप ये कह रहा है कि n टाइम्स तक, इसलिए कि आप जब LOC लगाते हैं तो आपके पास अगर 200 डेटा है, सपोज करो LOC में, जब आप LOC लगा आपके पास 200 डेटा है, अगर आपके पास 200 डेटा होगा तो इसमें से सिर्फ एक डेटा आप बाहर निकालेंगे और 199 डेटा के ऊपर ट्रेनिंग कर देंगे। तो 199 के ऊपर जब ट्रेनिंग करेंगे तो सिर्फ सिंगल डेटा जाके इसके अंदर जो टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप अगला एक डेटा बाहर निकालेंगे इसके अलावा जो था, और फिर 199 पे दोबारा ट्रेनिंग करेंगे, और इस तरह से ये काम करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल डेटा के ऊपर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, सिंगल डेटा पे टेस्टिंग करते हैं, बाकी रिमेनिंग सारा डेटा जो है ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्पेसिफिक केस ऑफ के फोल्ड वैलिडेशन नॉर्मली यूज इन बायोमेट्रिक रिकग्निशन, यानी बायोमेट्रिक वगैरह के रिकग्निशन में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो वैलिडेशन डेटा है ये सिर्फ सिंगल एक है और बाकी सारा का सारा रिमेनिंग जो है। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट मेथड सेम ही है, होल्ड आउट भी यही है, के फोल्ड भी यही है, और लीफ वन, बस इनकी साइजेस के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से इनको हमने सेपरेशन जो है की हुई। तो दिस इज कॉल्ड लीव वन आउट। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो बूट स्ट्रैप, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बूट स्ट्रैप यानी बैगिंग का टेक्निक जो है, तो बूट स्ट्रैप या बैगिंग जो है वो हमने रैंडम फॉरेस्ट में पहले ही देख लिया था कि करता क्या है ये, कि बूट स्ट्रैप की कॉन्सेप्ट अगर किसी ने रैंडम फॉरेस्ट को नहीं पढ़ा तो उसको इसके लिए बता देता हूँ मैं, कि आप जो हैं वो एक पोर्शन ऑफ डेटा इसमें से सबसेट कलेक्ट कर लेते हैं और ये पोर्शन पे आप अपने मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं, और बूट स्ट्रैप की बात हो रही है। और जब कुछ पोर्शन ऑफ सबसेट, जब सेकंड पोर्शन पिक करते हैं तो ये जो पहले पिक हुआ हुआ ये अवेलेबल होता है दोबारा। जैसे पहले पिछले वालों में आपने अवेलेबल नहीं किया था, हर एक को सेपरेट बॉक्स बनाया था। टेस्ट डेटा जब के फोल्ड कर रहे थे तो के फोल्ड में आपके पास जो है वो, जब के फोल्ड कर रहे थे तो ये वाला ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको अलाउ है कि एक दफ़ा जब आप जो है कोई डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो डेटा तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन जब सेकंड टाइम आते हैं तो ये अवेलेबल है। हो सकता है कुछ पोर्शन इसका भी अवेलेबल वाले जो पहले हो चुका है वो दोबारा सेलेक्ट हो जाए। तो इस तरह से आपको रिपीटिशन अलाउ कर दी जाती है। तो वो यही कह रहा है कि ट्रेनिंग सैंपल में क्या होता है कि आप एक डेटा जो है B1 आपने बनाया और फिर B1 को दोबारा अपना सबसेट तो बना लिया, लेकिन ये इसमें मौजूद था सबसेट का मतलब इसमें से आपने कट पेस्ट नहीं किया, कॉपी पेस्ट कर लिया। तो आपने B1 बना लिया लेकिन B1 के सैंपल्स अभी भी इसमें मौजूद हैं। जब B2 बनाएंगे तो हो सकता है B1 में इस्तेमाल होने वाले कुछ डेटाज जो है B2 में भी चले जाएं, और इसी तरह से B2 बनाने के बाद डेटा स्टिल पूरा का पूरा यहाँ मौजूद है, B3 बनाने में हो सकता है इन दोनों के कुछ पार्ट्स इसमें भी आ जाएं। इस तरह से ये जो तरीक़ेकार है इसको बैगिंग कहते हैं, और ये बूट स्ट्रैप के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी को तो फिर तो आप देख चुके हैं कि वो हमने के फोल्ड मेथड के अंदर इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये अच्छा जनाब, इस तरह से ये जो है वो आपने अपने 4 डिफरेंट मेथड को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आप इन्हीं के अंदर ऑफशूट्स कोई मेथड होंगे तो होंगे, ये तो अलग केस है, लेकिन ये 4 डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब आइए इनके कोड कैसे लिखे जाते हैं। अगर आपको कोड लिखना नहीं आता या कोड अभी तक आपने नहीं लिखा है इनके, तो वो कोड भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और क्रॉस वैलिडेशन में जो सबसे पॉपुलर मेथड, यकीनन ये मेथड जो बूट स्ट्रैप है ये तो रैंडम फॉरेस्ट के लिए है ही है, लेकिन इसके अलावा जो सिंपल आप लॉजिक्स लगा रहे हो उसके अंदर के फोल्ड मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये जो है के फोल्ड मेथड जो है ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। पहले वाले पार्ट में तो शायद मैंने के फोल्ड ही लगाया है। अच्छा, ये जो मेथड है ये सिर्फ यानी क्रॉस वैलिडेशन इज नॉट फॉर ओनली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ये आप रिग्रेशन, क्योंकि मॉडल सिलेक्शन का मेथड है तो रिग्रेशन में भी लगा सकते हैं। रिग्रेशन का मतलब ये है कि आपने तो मॉडल चेंज करना है, और जो मॉडल है जैसे रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन, लैसो या रिज या आप जो भी लगाते हैं, तो मॉडल आप किस तरह देंगे वो उस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए क्रॉस वैलिडेशन इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द
classification type problem, but it handle the both type of the problem, classification and aggregation दोनों को ये handle करता है, right? तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि खाली हम क्लासिफिकेशन, हो सकता है यहाँ पे इस वक्त हम क्योंकि क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम को ज़्यादा कैटर कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में आपको ऐसा परसेप्शन डेवलप हो जाएगा कि शायद क्रॉस वैलिडेशन खाली क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, हर किसी ऐसा नहीं है, ये दोनों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसका एक एग्जाम्पल और फिर उसके बाद हर एक मेथड की अलग अलग एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं, ताकि आपको कोड लिखने में कोई दुश्वारी ना हो। एक दफ़ा कोड आपके सामने आ जाएगा तो फिर बार बार आपको जो कोड जो लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब खुद से ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाकी इसकी बहुत सारी ब्यूटीज़ हैं, वो तो ढूंढनी पड़ेंगी आपको, लेकिन जो बेसिक कोड है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अच्छा जनाब, ये तो कुछ सेकंड लर्न की लाइब्रेरी से हमने चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करा ली हैं। इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो नई हो, आपके लिए सब पुरानी चीज़ें ही हैं। जैसे इंपोर्ट नमपाई, अब नमपाई देखें, इसको लिखने के कई तरीके हैं, इसमें हमें इंपोर्ट करने के कई मेथड्स हैं। अगर आप फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट एनपी कर लेते और बाद में np डॉट मीन चलाएंगे तो भी चल जाएगा, और अगर आप नमपाई से डायरेक्ट मीन को इंपोर्ट कर लेंगे तो डायरेक्ट मीन चल जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है इस वाली चीज़ का कि आपके पास पूरा नमपाई इंपोर्ट नहीं होता, बल्कि आप सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन उसमें से इंपोर्ट कर लेते हैं, मेमोरी थोड़ी सी सेव हो जाती है। यानी नमपाई में से सिर्फ मीन को इंपोर्ट कर लिया, नमपाई में से स्टैंडर्ड डिवीजन को इंपोर्ट कर लिया। अच्छा जनाब, उसके बाद सेकंड लर्न डेटा सेट, ठीक है, इंपोर्ट एंड मेक क्लासिफिकेशन, ये भी अच्छा सीख लें आप। इसका एडवांटेज ये है कि आप अपना एक डेटा सेट खुद बनाएंगे, कहीं से आप कॉपी नहीं कर रहे, जैसे डायबिटीज़ का डेटा या फिर टाइटेनिक का डेटा या फिर आप हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, इसे बल्कि खुद आप सिस्टम को कहेंगे मेरे लिए डेटा सेट बना दो, और वो क्लासिफिकेशन टाइप, तो उसके लिए मेक क्लासिफिकेशन या मेक रिग्रेशन इस्तेमाल होता है, जो डेटा सेट आपको बना कर देता है। तो वो डेटा सेट के अंदर इसकी जो पैकेज, उसके अंदर उसका ये जो क्लास है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद मॉडल सिलेक्शन है, तो एस के लर्न मॉडल सिलेक्शन और इंपोर्ट के फोल्ड। अब देख रहे हैं के फोल्ड का मॉडल हमने यहाँ पे पिक किया, हालांकि आप यहाँ पे लीव वन आउट भी कर सकते थे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो आप कर ही चुके हैं, होल्ड आउट और इस तरह के डिफरेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें के फोल्ड अच्छी तरह लगाना आता है। ये तो अभी आप इंपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी एक्यूरेसी मॉडल सिलेक्शन में इसी क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, जब स्कोर निकालेंगे तो वो आप यहाँ पे इंपोर्ट क्रॉस वैलिडेशन स्कोर से इसका स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो, और आप यहाँ पे इस जो क्लासिफिकेशन का डेटा सेट बनाएंगे उसके लिए जो एल्गोरिथम यूज़ किया जाएगा वो जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो जैसे इनिशियली आपने सारे के सारे जो हैं वो इनिशलाइज कर लिए, अपने पास पैकेज को ये जो है वो इंपोर्ट कर लिया। अब आप आइए इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहला काम जो है ना इन सबों में वो मेक डेटा सेट है। अच्छा, ये करने के बाद मैं फिर डायबिटीज़ के डेटा सेट पर भी चलाऊँगा उसको, ताकि रेफरेंस भी नज़र आए हमें। पहले मेक डेटा सेट के ऊपर चला लेते हैं खुद से डेटा सेट। अब ये जो लाइनें लिखी हुई क्रिएट डेटा सेट लिखा हुआ है क्लियरली कि आप डेटा सेट जनरेट कर रहे हैं, कोई CSV फाइल नहीं कॉपी किया बल्कि आप जनरेट करेंगे। एक मिनट कीजिएगा। अच्छा जनाब, तो देखें इन्होंने क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, अच्छा देखो जैसे आपके पास असल में क्रॉस वैलिडेशन के फोल्ड में होता क्या है, जब हम आगे जाएंगे तो ये समझाऊंगा कि आपके पास इसके 4, 5, 8 जितने भी आप पोर्शन बनाएंगे उतने पोर्शन बन जाएंगे, और अगर इसको टेस्ट मान रहे हो, इसको ट्रेन मान रहे हो तो ये एक रिजल्ट हो गया। फिर जब आप इसको टेस्ट मान रहे हैं और बाकी को ट्रेन मान रहे हैं तो इस तरह से आपके पास जितने फोल्ड बनाए होंगे उतने आंसर्स मौजूद होंगे। तो क्रॉस वैलिडेशन का क्रॉस वैल स्कोर का मकसद ये है कि वो इन इन स्कोर्स को कैलकुलेट करें। पहले तो हमारे पास ट्रेन टेस्ट होता था तो हम डायरेक्टली मॉडल फिट करके प्रिडिक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मॉडल प्रिडिक्ट करने के बजाय हम इसका स्कोर हासिल कर लेंगे डायरेक्ट, तो वो हमें प्रिडिक्ट इसके अंदर ही प्रिडिक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्टली स्कोर इसका हासिल कर लेंगे आसानी के लिए। बाकी क्रॉस वैलिडेशन के स्कोर देखने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, यानी आपके पास 5 या अगर आपने इसको 5 रखा हुआ है के फोल्ड को
तो 5 रिजल्ट ने पांचों को देखना अलग अलग चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लूप लगाना पड़ेगा। और अगर आप कंबाइनली इसका मीन लेके देखना चाहते हैं तो वो मीन लेके दे देगा आपको। तो ये स्कोर जो आएंगे अभी आगे, उसके बेसिस के ऊपर जो है ये काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर जो है वो ये है। अब बाकी तो आपको समझ में आ गया। अभी जब कोड लिखेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहले हम कोड से थ्रू हो जाएं, इसके बाद फिर आपको अगर समझने दोबारा पूछना। कहता है कि सबसे पहले डेटा सेट क्रिएट करें। अच्छा, अगर आप नहीं क्रिएट करना चाहते डेटा सेट, तो डेफिनेटली आपने कहीं से CSV फाइल कॉपी की होगी। तो इस वक्त वो आपको सिखा रहा है कि मेक क्लासिफिकेशन या मेक रेगुलेशन के लिए डेटा सेट कैसे बनाते हैं। तो इसमें डायरेक्टली मेक क्लासिफिकेशन क्या मेथड जो कॉल किया है, इसकी अपनी ब्यूटी है कि वो आपको एक्स और वाई अलग अलग करके दे देगा। यानी एक्स जो कि ट्रेनिंग के लिए डेटा या टेस्टिंग के लिए जो इसके एट्रीब्यूट्स वाला डेटा है, और ये इसकी टारगेट क्लास वाला डेटा अलग हो जाएगा। कहता है नंबर ऑफ सैंपल 1000, यानी 1000 डेटा होगा। आप इसको 2000 10,000 जितना करना चाहे कर लें, रैंडमली जनरेट होता है बेसिकली। नंबर ऑफ फीचर्स आपने बता दिए, यानी फीचर्स एट्रीब्यूट्स कितने होंगे इसके, 20 होंगे। और एन इंफॉर्मेटिव 15 है, ये आपको चेक करना होगा इसकी क्या मीनिंग है। नंबर ऑफ रिडंडेंसी जो है वो 5 है, यानी जो मैक्सिमम कोई भी एलिमेंट 5 से ज़्यादा रिडंडेंट नहीं हो सकता। फिर कहता है नंबर ऑफ स्टेट 1, यानी स्टेट का मतलब आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास अगर आप नंबर ऑफ स्टेट 1 करके इसी पैरामीटर के साथ चलाएंगे तो हर दफ़ा सेम डेटा, अगर आप आज के बाद उसको बंद कर दें और कल चलाएं इसी पैरामीटर पे, तो आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा। यानी जो डेटा सेट या क्रिएट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप रैंडम स्टेट नहीं करेंगे तो हर दफ़ा नया डेटा सेट बन के आएगा। तो आप अपने मेथड को वैल्यूएट नहीं कर सकेंगे कि इस वक्त हम अच्छा रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। जब तक डेटा सेट कांस्टेंट ना हो, आप नहीं कह सकते कि हम अच्छे रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं या वीक रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। इसलिए रैंडम स्टेट जो है वो रेफरेंस के तौर पे लिखा जाता है कि व्हेनेवर यू विल पुट 1 ओवर हियर, सॉरी, जब भी आप इसको 1 यहाँ लिखेंगे और यही पैरामीटर पास करेंगे तो हमेशा एक जैसा ही डेटा है। अगर 2 लिखेंगे तो 2 के रेफरेंस का डेटा यहाँ पर पिक होगा। तो एक्स वाई आपने बना लिया, ठीक है। एक्स वाई बनाने के बाद जैसे आपके पास नॉर्मली होता था वो आप अब यहाँ पर 4 पोर्शन में स्प्लिट नहीं करेंगे, जो हमारी आदत बन गई थी। एक डेटा सेट था, उसके हमने एक्स और वाई बना लिया, ये एक्स पार्ट है और ये वाई पार्ट है। मजीद फर्दर स्प्लिट हम इसलिए नहीं करेंगे कि वो क्रॉस यानी के फोल्ड से कहेंगे तुम करो, क्योंकि उसको तो डिफरेंट डिफरेंट 5 फोल्ड करने हैं। तो देखिए उसके फौरन बाद यहाँ पे लाइन नंबर दिस में इसने के फोल्ड मेथड कॉल किया है, के फोल्ड मेथड। और नंबर ऑफ स्प्लिट 10, नंबर ऑफ स्प्लिट 10 का मतलब है कि आपका जो भी 1000 डेटा है वो 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यानी 100 के 10 हिस्से बन जाएंगे। तो हर पोर्शन 100 का होगा, यानी हर पोर्शन जो है वो 100 का इसने डिजाइन कर दिया। अब 100 में से गौर सुनिएगा, 100 डेटा जो है वो 100 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो वो क्या करेगा, पहले 100 डेटा को जो भी रेंडमली हुआ है, पहले 100 डेटा को टेस्ट के लिए और बाकी 900 डेटा के वो जो है ट्रेन के लिए इस्तेमाल कर लेगा। ये इसके अपनी सेटिंग होगी, हमें करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली के फोल्ड के अंदर की मेथड जो चल रहा है। तो स्प्लिट जो है वो 10 कर दिया। रैंडम स्टेट 1 का मतलब ये है कि के फोल्ड जो डिवाइड करे वो हमेशा रेफरेंस 1, आप रेफरेंस 1 आपको नहीं, आपको कोई लकी नंबर है आपको लिख दें यहाँ पे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे भाई मैं 12 के रेफरेंस से करना चाहता हूँ, तो अगर आपने के फोल्ड में यही डेटा दिया जो डेटा ऊपर से आ रहा है और स्प्लिट भी 10 ही किया, ठीक है, तो वो हमेशा सेम डेटा यहाँ पे जनरेट करके देगा। ठीक है, शफल्ड यानी शफल्ड का मतलब है कि आप जो है डेटा ये ज़रा देखना पड़ेगा शफल्ड क्या मैंने इसको, अगर आप ट्रू फॉल्स करके चेक करेंगे कि क्या मीनिंग इसकी जनरेट होती है। वैसे वर्डिंग से पता चल रहा है कि आप डेटा को शफल्ड भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है तो वो आप चेक कर लेना पड़ेगा हमें इसको। ठीक है, तो सीवी के अंदर, अच्छा अभी इस सीवी ये एक वेरिएबल है, कोई क्या नाम है, पाइथन का वेरिएबल नहीं है, मतलब फिक्स वो नहीं है, ये हमारा अपना डिज़ाइन वेरिएबल है। और इसके अंदर सीवी में इस वक्त इसके बेसिस के ऊपर ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि के फोल्ड जब कॉल होगा तो वो 10 स्प्लिट करेगा। अब 10 स्प्लिट जो करेगा वो कैसे होगा, वो अभी कॉल नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने डेटा सेट उसको नहीं दिया, तो अभी इसने 10 स्प्लिट किए नहीं है, अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है कि व्हेनेवर यू विल कॉल, जब भी आपको कॉल किया जाएगा आप 10 स्प्लिट करना डेटा, तो वो अभी आगे आएगा। उसके बाद ये हो गया डेटा सेट की क्रिएशन, ये एक लाइन, ये हो गया आपके पास क्रॉस वैलिडेशन की प्रिपरेशन।
और ये आपके पास मॉडल आपने बना लिया, क्रिएट मॉडल, मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपने डिज़ाइन करने हैं। अब आपके तीनों चीज़ें एक ही पेज के ऊपर यहाँ पे आ गई, तीन चीज़ें आपने डिज़ाइन। अब आप कहते हैं कि मैं इसकी एक्यूरेसी को हासिल करना चाहता हूँ कि इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या रिजल्ट आएगा। तो एवेल्युएट करने के लिए ना तो आपको मॉडल अलग से फिट करना है ना प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। आपने मॉडल जो यहाँ पर कॉल किया है ये डायरेक्टली क्रॉस वैलिडेशन स्कोर के बाद से गुजरे, यही प्रिडिक्ट करेगा और यही फिट करेगा। तो क्रॉस वेल स्कोर, ठीक है, क्रॉस वेल स्कोर। और आपने बता दिया मॉडल कौन सा, तो मॉडल आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल। तो आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल यहाँ पे जो है पिक कर लिया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यहाँ से पास कर दिया। उसके बाद एक्स वाई जो आपने बनाया था एक्स वाई पास कर दी। अब आप बता रहे हैं कि मेरा डेटा जिसके ऊपर मुझे काम करना है वो एक्स वाई है। स्कोरिंग जो है वो एक्यूरेसी आप ले रहे हैं यहाँ पे कि आप इसको जो है वो एक्यूरेसी फॉर्मेट का और डिफरेंट टाइप्स भी ले सकते हैं आप यहाँ पे एक्यूरेसी के अलावा और कुछ दूसरे चीज़ें लेने चाहें तो ले सकते हैं। यानी अगर आप कह रहे हैं कि F1 स्कोर दे दो, फला दे दो, तो वो आपको रिटर्न में वैसे स्कोर देना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि सीवी क्रॉस वैलिडेशन ये इसका कीवर्ड है और आपने भी इत्तेफाक से सीवी यहाँ रखा था कि मेरे पास जो के फोर्ड मेथड स्टोर है वो सीवी में स्टोर है। आप सीवी वन कर दें ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट लगे। तो आप कहेंगे सीवी वन में मेरे पास रिजल्ट है, तो वो बेसिकली आप ले आओ और उसको जो है चला दो, ठीक है। सीवी वन के अंदर के फोर्ड है और नंबर ऑफ जॉब्स -1 का मतलब होता है इसके दो पैरामीटर हैं, 0 या -1। 0 कर देंगे तो आपके पास जो कोर i5, कोर i7, कोर i3 हैं, तो 0 का मतलब है सिर्फ एक ही कोर के प्रोसेसर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अब क्रॉस वैलिडेशन है ना, तो एक साथ 4 प्रोसेस भी किए जा सकते हैं। 4 हिस्से इसने बना दिए हैं, 5 हिस्से बना दिए, तो एक साथ 4 और 5 हिस्से को भी एक साथ प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अगर आप एक ही प्रोसेस यूटिलाइज कर रहे होंगे तो फिर एक एक करके पहले प्रोसेस को करेगा, फिर दूसरे प्रोसेस को करेगा, फिर तीसरे प्रोसेस को करेगा। तो एन जॉब -1 का मतलब होता है आप अवेलेबल सारे प्रोसेसर इस्तेमाल कर लें, यानी हार्डवेयर को भी आपने हिट कर दिया। तो ये अब आपको और फास्ट, क्योंकि आपके पास जितने प्रोसेसर अवेलेबल होंगे कंप्यूटर में सारे के सारे प्रोसेसर इस काम को करने में लग जाएंगे। तो इसलिए आपका स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक ही काम को आप मिसाल के तौर पे अगर अभी तो मैंने 5 दिया हुआ है, क्या नाम है, क्रॉस वैलिडेशन 10 दी है, अगर उसको 200 कर दूँ, यकीनन आपके पास डेटा सेट 200 दफ़ा ट्रेन होगा, 200 दफ़ा इसकी वैलिडेशन होगी, तो होल्ड आउट के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा ह्यूज कैलकुलेशन चली जाएगी। तो इसलिए वो कहता है कि नॉर्मली एन जॉब्स को जो है वो -1 कर दो ताकि सारे के सारे प्रोसेसर हिट हों। फिर आप कहते हैं कि एक्यूरेसी, तो ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ, अब जब ये स्कोर है ना, तो ये स्कोर में क्योंकि हमने यहाँ पे एक्यूरेसी मांगी थी, तो ये यहाँ पर और क्रॉस वैलिडेशन में हमने 10 फोल्ड किए थे, तो 10 डिफरेंट एक्यूरेसी यहाँ पे आपके पास शो हो रही होगी। यानी पहले फोल्ड की एक्यूरेसी, दूसरे फोल्ड, आप चाहे तो अलग से इसको देख लें, तो आप इंडिविजुअल एक्यूरेसी इसकी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने मीन को फोकस करना है, तो पहले आप इसका मीन निकाल लेंगे और देखेंगे कि जो स्कोर है, जो स्कोर आपके पास मौजूद है 10 के 10, वो एक्चुअल में मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। यानी अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर आपको खतरा है कि कोई एक क्वेश्चन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया या बहुत ख़राब रिजल्ट दिया जिसकी वजह से ये डेविएट कर गया। तो इस तरह से आप एक्यूरेसी अपनी रिपोर्ट जो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन का तरीक़ाकार है वो सिर्फ 4 स्टेप्स में है। ना तो आप मॉडल फिट कर रहे हैं, ना ही मॉडल की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। फिट और प्रिडिक्शन दोनों के दोनों क्रॉस वैलिडेशन स्कोर के अंदर होगी। इसके और भी पैरामीटर्स हैं, ये जो क्रॉस वैलिडेशन है, इसके अलावा क्रॉस वैलिडेशन प्रिडिक्ट भी है, क्रॉस वैलिडेट भी है, 3-4 चीज़ें हैं। तो अभी तो हम स्टैंडर्ड पे क्रॉस वैलिडेशन स्कोर की बात कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर इसको, ये जो हमने अभी पढ़ा है उसको एक दफ़ा हम जुपिटर नोटबुक पे चला लेते हैं, ताकि आपको, क्योंकि लास्ट टाइम भी शायद मैंने, याद नहीं मैंने कोड चलाया था, नहीं चलाया था, हाइपर पैरामीटर जो हमने पढ़े थे उसके कोड चलाना ज़रूरी है। उसमें 2 मेथड तो लाजमी आप रन करें, जिसमें से एक जो है वो है रैंडम सर्च और एक है ग्रिड सर्च, ताकि आपको पता चले कि हाइपर पैरामीटर जो है वो किस तरह से रन होते हैं किसी भी नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिथम के अंदर। खैर वो तो आप जब आप पढ़ना होगा तो आप जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो उसमें कर ही रहे होंगे। अच्छा जनाब, तो ये कोड हम, क्योंकि इसमें किसी डेटा सेट की ज़रूरत नहीं, डेटा सेट हम खुद जनरेट करें, तो उसको हम पहले रन करके देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लेट्स सी, चले जाते हैं कोड की तरफ और कोड में यहाँ से शुरू करते हैं। आज की डेट इसकी देख लेते हैं। ये है हमारी मशीन लर्निंग।
ठीक है, मशीन लर्निंग, और डेट आज है 2/4/21। अच्छा जनाब, उसके बाद ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले तो हमारे पास, मैं वहाँ से कट पेस्ट कर रहा हूँ ताकि जल्दी भी हो जाए, लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने स्लाइड्स में लिख के रखा हुआ है इसको। सबसे पहले तो आप यहाँ पर सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उसको आप इंक्लूड करा लें, इंपोर्ट कर लें। ये मैं दोबारा रिपीट करूँ जल्दी जल्दी। नमपाई से इंपोर्ट मीन अलग से किया है, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन जो पीछे यूज भी हो रहा था थोड़ी देर पहले आपने देखा था। इसी तरह sklearn डेटाबेस, ये जो लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इसको, कि आप खुद डेटा सेट बना सकते हैं अपना, एक रैंडम डेटा सेट जनरेट कर देगा आपके लिए। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम इसी मेथड्स को डायबिटीज़ के डेटा सेट के ऊपर भी देखेंगे या किसी और डेटा सेट के ऊपर। तो कहता है फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन K4 मेथड आप